नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है मोह तोड़। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगेगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मोह तोड़। मंजू जी के 2 बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटे की शादी हो चुकी है और बेटी की भी शादी हो चुकी है। मंजू जी बहुत ही लड़ाकू स्वभाव की है। उनकी अपनी बड़ी बहू से बिल्कुल भी नहीं पटती। इसका कारण यही है कि वे सब पर अपना आधिपत्य जमाए रखना चाहती हैं। उन्होंने अपनी बेटी को भी अपने जैसा ही बना के रखा है। वो भी अपने ससुराल में अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहती है और सास को एकदम दबा कर रखती है। उन्हें लगता है कि हमसे कोई भिड़ नहीं पाएगा। हम जैसे चाहे वैसे रहेंगे, चाहे सास के रूप में चाहे बहू के रूप में। इसलिए मंजू जी ने अपनी बहू को और उनकी बेटी ने अपनी सास को दबा करके रखा हुआ था। मंजू जी ने बहू के रूप में अपने सास ससुर के ऊपर भी बहुत अत्याचार किए थे और सास ससुर को भी अपने पास रहने नहीं दिया था। उसके दूसरे देवर और जेठ के पास उनके सास ससुर जीवन भर रहे। खैर, अब तो वे दोनों ही इस दुनिया में नहीं है और अब सास के रूप में भी वह अपनी बहू को बिल्कुल दबा कर ही रखती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी को इतना दबा कर रखो कि उसकी हिम्मत ही ना पड़े हमारे आगे जबान खोलने की। और उन्होंने अपनी बेटी को भी बिल्कुल ऐसा ही बनाया था। इसलिए बेटी भी अपने ससुराल में सबके ऊपर हावी थी। वह भी अपनी सास की इकलौती बहू थी, तो उसकी सास तो साथ थी पर उनके ऊपर दबाव बहुत रखती थी। मंजू जी की बड़ी बहू उनके जैसी चंड नहीं थी। ऐसा भी नहीं है कि वह बहुत सीधी सादी थी, लेकिन हाँ, अपनी सास जैसी लड़ाकू झगड़ालू नहीं थी। इसलिए सास जब उसके साथ गलत करती तो एक आध बातें बोलकर वह चुप हो जाती थी, क्योंकि उसके पास मंजू जी जैसे लड़ने की शक्ति नहीं थी, ना ही उतनी बातें बोलने का हुनर था। इसलिए उनकी बड़ी बहू को पता था कि शांति से रहना है तो मुंह पर टेप लगाकर रहो। ऊपर से बीच बीच में उसकी ननंद ईशा भी आ जाती थी आग में घी डालने। मंजू जी की बड़ी बहू पलक इन दोनों माँ बेटी से बहुत परेशान हो चुकी थी और अपने पति से कहती थी कि कुछ भी करके मुझे इस घर से निकालो, इनके साथ रहना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। पलक का पति कहता था, हाँ बात तो तुम सही कहती हो, माँ तो शुरू से ही ऐसी है, मैंने बचपन से ही इन्हें देखा है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि यदि हम इस घर से गए तो फिर इस घर की संपत्ति से भी चले जाएंगे, क्योंकि माँ की मर्जी के खिलाफ जो भी जाता है माँ उससे सारे नाते रिश्ते तोड़ लेती है और उसे कुछ भी नहीं देती है। और इस संपत्ति पर हमारा भी तो बराबर का हक है और हम अपना हक क्यों छोड़े। संपत्ति कोई छोटी मोटी तो नहीं है। करोड़ों का घर है, करोड़ों के खेत खलियान है, लाखों के जेवर माँ के पास है, बैंक में लाखों रुपए भी पड़े हैं और यह सब माँ के हाथ में है। तो हम इसे छोड़कर गए तो समझो हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया। वैसे भी माँ की लाडली बेटी ईशा है ना, सब कुछ उसी के पास चला जाएगा। सारी जिम्मेदारी हम निभाए और मजे उनकी लाडली बेटी उड़ाए। अभी मंजू जी की छोटी बहू आई नहीं है। छोटा बेटा इन सब बातों में इतना मतलब नहीं रखता और अभी उसकी शादी होने में वक्त भी है। तब तक तो बेटे ने आगे कहा, मेरी प्यारी बहन ईशा यहाँ बनी रहती है हमेशा और वह बड़ी शातिर है। सारा घर छोटे की शादी होने तक वो खाली कर देगी, लेकिन हम यहाँ पर बने हुए हैं, इसलिए माँ खुलेआम उसे सब कुछ दे नहीं पाती है। अगर हम यहाँ से चले गए तो समझो उसके पौ 12 कि यदि उन्होंने कोशिश की तो हम इसका विरोध जरूर करेंगे, क्योंकि यह सब कुछ माँ पापा का खुद का कमाया हुआ नहीं है, बल्कि यह बड़ा सा घर और सारे जेवर दादी माँ और दादाजी ने दिए हैं और गुजरने से पहले करीब 20 लाख रुपए भी दादा पापा के नाम पर कर गए थे। भले ही मम्मी पापा ने दादा दादी को कभी नहीं पूछा, पर उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की। अपनी सारी संपत्ति अपनी तीनों बेटों में बराबर बांटी और खेत तो पूछते ही नहीं है, वो तो मम्मी पापा के खरीदे हुए है ही नहीं। इस पर हमारे बच्चों का भी तो हक है। पलक को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी, इसीलिए वह कॉम्प्रोमाइज करके इस घर में रह रही थी। लेकिन दिन ब दिन यहाँ के हालात खराब होते जा रहे थे। एक दिन तो हद ही हो गई। पलक की ननद ईशा ने अपनी सास को धक्का दे दिया, जिससे उसकी सास गिर गई और उन्हें चोट आ गई। फिर ईशा मायके आकर बैठ गई। उसे थोड़ा भी अफसोस नहीं था कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। अपनी सास के ऊपर हाथ उठाया
और जब उसके पति ने ईशा से इसके लिए माफी मांगने को कहा तो वह अपने पति को भी चार बातें सुनाकर मायके आकर बैठ गई, क्योंकि उसके हिसाब से कोई उससे लड़ नहीं सकता था। और ईशा की माँ यानी कि पलक की सास ने अपनी बेटी को और बढ़ावा दिया। वे बोली, ठीक क्या, जो बुढ़िया को धक्का दिया, बहुत जुबान चलाती हो। उन माँ बेटी की ऐसी बातें सुनकर पलक के तो होश उड़ गए। उसे लगा कि ये माँ बेटी दोनों मिलकर कुछ भी कर सकती है। इतनी बदतमीज किस्म की है ये दोनों। और जब कोई अपनी सास को मार सकता है तो फिर मैं तो बहू हूँ। मेरे साथ तो ये दोनों माँ बेटी कुछ भी कर सकती हैं। और अब तो माँ बेटी मिल गई हैं। इस स्थिति में पलक का जीना हराम होना ही था। उधर ईशा का पति इस पर ईशा से बहुत ज्यादा नाराज हो चुका था, क्योंकि ईशा ने काम ही ऐसा किया था। उसने कहा, अब तुम अपने मायके में ही बनी रहना, मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे घर नहीं आ सकते हो, चाहे कुछ हो जाए। अब तक तुम्हारी सारी बदतमीजी बर्दाश्त की थी, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। ईशा और मंजू जी को इस बात की रत्ती भर परवाह नहीं थी कि ईशा का पति क्या कह रहा है। मंजू जी ने ईशा से बोला, तुझे जब तक दिल लगे तू यहीं रह, देखती हूँ क्या कर लेगा तेरा पति। क्या सोच रखा है, तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे देखती हूँ तेरे बिना कितने दिन उस घर में गुजारा चल जाता है। इकलौती बहू है तू उस घर की, झक मारकर तुझे लेने आ जाएगा। और वैसे भी यहाँ तू आराम से रह, वहाँ वैसे भी कौन सा तुझे आराम मिल पाता होगा। ईशा को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने दोनों बच्चों को भी हॉस्टल में डाल रखा था, इसलिए बच्चों की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर नहीं थी। अब दोनों माँ बेटी ने मिलकर पलक का जीना मुश्किल कर दिया। एक तो ऐसे ही दिन भर कितने काम होते थे, ऊपर से इन दोनों के ताने। पलक का दिमाग अब खराब होने लगा। उसकी सहन शक्ति जवाब देती जा रही थी। आजकल उसे इन दोनों से बहुत चिढ़ और गुस्सा आने लगा था। पर उसे लगता था कि जब वह अकेली मंजू से निपट नहीं पाती थी, तो अब मंजू जी के साथ में ईशा भी मिल गई है। दोनों का सामना वो कैसे कर पाएगी। एक दिन मंजू जी और ईशा दोनों बाहर घूमने गई हुई थी, और पलक का देवर, पलक का पति और पलक एक साथ बैठे हुए थे। वे मंजू जी और ईशा के बारे में बातें कर रहे थे। पलक ने अपने दिल के भड़ास अपने देवर के सामने निकाल दी। पलक के देवर की अभी शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसे इतना कुछ तो पता नहीं था कि घर में क्या होता है। लेकिन हाँ, अपने माँ और बहन के स्वभाव से तो वह अच्छी तरह से परिचित था। उसने अपने भाई से कहा, भाई, माँ भाभी के साथ में इतना अत्याचार करती है और तुम चुपचाप बर्दाश्त करते हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो ईंट से ईंट बजा देता, क्योंकि जितना माँ की जिम्मेदारी होती है उतना ही बीवी की भी जिम्मेदारी होती है एक आदमी पर। अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। भाई की बात सुनकर देवर ने आगे कहा, अपने हक के लिए लड़ना है तो मुंह पर ताला लगाने से कुछ नहीं होने वाला। और हाँ भाई, अभी मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन समस्या का ये कोई हल भी नहीं हुआ कि अपनी पत्नी से बोल दो कि चुपचाप सारे अत्याचार मुंह बंद करके बर्दाश्त करते रहो और अपनी पत्नी के लिए आवाज मत उठाओ। माँ ने तुम्हें जन्म दिया है तो पत्नी भी तुम्हारे लिए अपने जन्मदाता को छोड़कर आई है। वो तुम्हारे बच्चों की माँ बनी है। तुम्हारी जगह अगर मेरी बीवी होती तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देता, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ता। और भाभी, आपकी भी गलती है। आप ऐसे कैसे सोच लेती है कि आप माँ से लड़ नहीं पाएंगी। क्या माँ बहुत बड़ी तोप है तो वह भी एक इंसान ही। आप समस्या से जितना भागेंगी समस्या उतनी बढ़ती जाएगी। पलक और उसका पति दोनों ही एक साथ बोले, भाई तुम तेज हो, हम इतने तेज नहीं। वैसे तो पलक ने भी एक आध बार माँ से कोई जवाब दिए हैं, क्योंकि पलक इतनी सीधी भी नहीं थी। फिर भी माँ के आगे टिक नहीं पाती। ऊपर से ईशा भी आकर यहाँ बैठी हुई है। और तू जैसा बोल रहा है ना, वह करना आसान नहीं है। बड़े भाई ने छोटे से कहा, तू जैसा कर रहा है वो ऐसी लड़की ही कर सकती है जो जबान की बहुत तेज हो और हाजिर जवाब हो। हमारे बस की बात नहीं है। हमारी किस्मत में तो लगता है चैन लिखा ही नहीं है। और अभी तू ये बड़ी बड़ी बातें कह रहा है ना, जब तेरी बीवी आएगी तब देखना माँ के आगे उसकी कितनी चलेगी। इस पर पलक के देवर ने कहा, कहो तो कल ही ले आऊं। पलक बोली, वाह देवर जी, देवरानी का इंतजाम भी कर रखा है और हमें कुछ पता भी नहीं है। अभी तो आप 4-5 साल शादी नहीं करने वाले थे।
देवर बोला, हाँ हाँ, सोचा तो वही था, पर आपकी हालत देखकर सोच रहा हूँ आपको देवरानी की बहुत ज़रूरत है, और आपके लिए ऐसी देवरानी खोजी है जो आपकी सास और ननद को सीधा कर देगी। बोलिए तो ले आऊं। और अपने भाई की तरफ देखने लगा। भाई ने कहा, कैसी बातें कर रहा है यार तू, माँ घर में तमाशा कर देगी। इस पर पलक का देवर बोला, आप लोग तैयार होना, बाकी सब मैं देख लूंगा। पलक और उसके पति ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे करो। अगले दिन पलक का देवर शादी करके आ गया। उसकी माँ उसे देखकर हैरान रह गई और बोली, ये क्या तमाशा है? मम्मी, ये तमाशा नहीं है, ये तुम्हारी छोटी बहू सोनल है। क्या बकवास कर रहा है, निकल इस घर से। किसी को भी मेरे घर में उठाकर ले आया है। तब तक ईशा भी आ चुकी थी। बोली, वाह भाई, क्या बात है, ना बैंड ना बाजा ना बारात, सीधा बीवी को ही घर ले आया, वो भी माँ बाप को बताने की जरूरत नहीं है। पलक के देवर ने कहा, मेरी जिंदगी मेरा फैसला, मुझे जिससे शादी करनी थी मैंने कर ली। अचानक शादी का प्लान बन गया और अब यह इस घर की बहू है। मंजू जी ने इस पर अपने बेटे को बहुत सुनाई। ईशा सोनल को उसके कमरे में ले जाने लगी तो सास ने ईशा को ताना मारा, वाह वाह ईशा, लगता है तुझे सब पता था, इसमें तेरी भी मिली भगत है क्या? इतना कहकर मंजू जी सोनल का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर करने लगी। बोली, इस तरह से मुंह उठाकर कोई भी मेरे घर में नहीं रह सकता है। ईशा वहीं खड़ी होकर हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, बड़ी आई मेरी माँ की बहू बनने वाली। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब क्या होने वाला है। सोनल ने बहुत जोर से मंजू जी का हाथ झटक दिया और बोली, आप होती कौन है मुझे इस घर से बाहर निकालने वाली? जिस तरह आप इस घर की बहू हैं, मैं भी इस घर की बहू हूँ, समझी? यह देखकर मंजू जी को जोर का झटका लगा। पहली बार मंजू जी को किसी ने जवाब दिया था, वो भी इतना तगड़ा। वो कुछ बोलती उसके पहले ईशा ने कहा, यह घर मेरी माँ का है, तुम कौन होती हो यहाँ रहने वाली? चुपचाप निकलो यहाँ से। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी माँ से ऐसी बात करने की? सोनल ने तुरंत उसकी तरफ पलट कर पूछा, तुम कौन हो जो हमारे घर में कब्जा जमा कर बैठी हुई हो? अपना घर बार नहीं है क्या? ईशा को लगा, ये कौन सी नागिन उठाकर ले आया उसका भाई, जिसके पास हर बात का जवाब है। और आते ही इसने अपनी हेकड़ी दिखानी शुरू कर दी। इससे निपटना तो थोड़ा मुश्किल है। सोनल ने अपनी सास और ईशा को अनदेखा करते हुए पलक से कहा, भाभी, इनका कमरा कहाँ है, मुझे दिखा दीजिए, मैं अपना सामान वहीं रखूंगी। आपने इन फालतू लोगों की बकवास और हेकड़ी सही होगी, मैं नहीं सहने वाली। मेरा भी इस घर पर उतना ही हक है जितना बाकियों का। पलक चुपचाप सोनल को लेकर अपने देवर के कमरे में पहुंच गई। पीछे पीछे पलक का देवर भी आ गया। पलक सोनल के कमरे में पहुंचते ही धम्म से सोफे पर बैठ गई और बोली, बाप रे बाप देवर जी, ये कैसी लड़की से शादी करके लाए हैं आप? फिर सोनल की ओर देखकर बोली, सोनल, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो, वो भी पहली बार में? मिलिट्री से आ रही हो क्या सीधी? उसकी बात सुनकर सोनल हंसने लगी। सोनल ने कहा, भाभी, आपके देवर ने मुझे आपके घर का सारा कच्चा चिट्ठा बता दिया और कहा हमें आज ही शादी करनी होगी मेरे घर के हालात ठीक करने के लिए, क्योंकि मेरी भाभी के बस का तो है नहीं ये सब। और फिर एक से दो भले, मेरे मम्मी पापा ने भी परमिशन दे दी और हमने शादी कर ली। अब आपको भी मेरा साथ देना पड़ेगा इन माँ बेटी को सुधारने में, क्योंकि इस तरह से तो जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। और इस धरती पर कोई किसी का गुलाम नहीं होता जो गुलामी की जिंदगी काटे। सबके अपने अपने हक होते हैं और वह उन्हें मिलने चाहिए। और जहाँ पर अत्याचार होता है वहाँ उसका जवाब देना तो बनता ही है। पलक बोली, चलो, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे, मैं तुम दोनों के हमेशा साथ हूँ। अगले दिन सुबह सुबह सोनल रसोई में गई। वहां देखा पलक अकेले ही वहां पर नाश्ता बनाने की तैयारी में लगी हुई है। सोनल बोली, भाभी, ईशा कहाँ है? जब वो इस घर में रहती है तो उसे भी तो घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। पलक अवाक सोनल का मुंह देखती रह गई। कैसी बातें कर रही हो, वो तो महारानी है इस घर की, क्या वो घर में काम में हाथ बटाएगी? ऊपर से ननंद रानी है, भला ननंद कोई काम करती है? हाँ, ननंद ससुराल में मेहमान बनकर आए 2-4 दिन के लिए, तब तो कोई काम नहीं करती है और उसका खूब आदर सत्कार किया जाता है। लेकिन अगर ननंद मायके में आकर जमी हुई है तब तो काम करना ही पड़ेगा।
पलक बोली, लगता है सोनल फिर कोई तूफान लाने वाली है तू। सोनल हंसने लगी, बोली, बस आप तो मेरा साथ देते जाइएगा, डर के मारे पीछे मत हो जाना। पलक उसकी बात सुनकर हंसती रही और सोनल सीधे ईशा के रूम में पहुंच गई। उसका कंबल खींचते हुए बोली, सुबह के 7 बज रहे हैं, अभी तक आप सो रही हैं। नाश्ता कौन बनाएगा? सबको भूख लगने को आई है और आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई। ईशा चौंक पड़ी, आंखें मलते हुए उठ बैठी। पागल हो क्या? मैं क्यों नाश्ता बनाऊंगी? भाभी बनाएगी, तुम बनाओ। तुम दोनों देवरानी जेठानी का फर्ज है ये। हाँ, फर्ज तो यह बहू का ही होता है, लेकिन अब आप तो किसी घर की बहू है नहीं और इस घर में बोझ बनकर पड़ी हुई हैं, तो काम तो करना ही पड़ेगा। सोनल की बात सुनकर ईशा के तन बदन में आग लग गई और वह सीधी पलक के पास पहुंची। भाभी, आप मेरा नाश्ता बना दो। इस पागल औरत से क्या कहना, मेरे से बराबरी करने आई है। पलक बोली, ईशा दीदी, मैं कोई नौकर नहीं आपकी। अब आपको इस घर में रहना ही है, ससुराल जाना ही नहीं है, तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। सोनल कुछ गलत नहीं कह रही है, इसलिए चुपचाप किचन में काम में लग जाइए। अब अगर यहाँ पर रहना है तो घर के हर काम में हाथ बटाना होगा। आपको मुफ्त की रोटी और नहीं मिल सकती। पलक से ऐसे जवाब की उम्मीद ईशा को सपने में भी नहीं थी। ईशा तुरंत ही दौड़ती हुई मंजू जी के पास पहुंची, वहां उन्हें सारी बात बताई। मंजू जी बोली, अच्छा, आज तक हमने अपनी सास और बहू को दबा कर रखा, अब हमारी बहू की इतनी हिम्मत, हमारे ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अभी हमारे असली रंग नहीं देखे हैं। यह बोलकर मंजू जी किचन की तरफ आई और पलक का हाथ पकड़कर जोर से बोली, इसे तो मैं नहीं जानती हूँ, पर तू तो इस घर की बहू है, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी ननद से इस तरह से बात करने की। पलक को थोड़ा डर लगा, लेकिन सोनल ने उसे आंखों के इशारे से कुछ कह दिया जो वो समझ भी गई। पलक ने भी जोरदार झटके से मंजू जी का हाथ झटक दिया। मंजू जी को जोर का झटका लगा, उन्हें पलक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पलक ने तेज आवाज में कहा, मैं नौकर नहीं हूँ आपकी। आपकी और आपकी बेटी की अब तक बहुत हेकड़ी सह ली मैंने, लेकिन अब और नहीं। अब तक मैं इसलिए चुप रहती थी क्योंकि मैं आप लोगों से फालतू की लड़ाई लड़ नहीं सकती थी, लेकिन चुप रहने से भी कोई फायदा नहीं है। आप लोग तो सुधरने वाले नहीं है, तो अब मुझे ही सुधरना पड़ेगा। और जब ईशा दीदी यहाँ इतने दिनों से पड़ी है और अभी भी कोई ठिकाना नहीं कि वह कब जाएंगी या जाएंगी भी या नहीं, तो घर का काम तो उन्हें भी करना पड़ेगा। हम उनके नौकर तो नहीं है। मंजू जी ने अब सोनल की तरफ देखा और बोली, यह सब तेरी करतूत है। तेरी वजह से ही मेरी बड़ी बहू भी अब मेरे आगे जबान खोलने लगी है। चल चुपचाप निकल मेरे घर से। मुंह उठाकर चली आई है, तेरे बाप का घर है। मंजू जी को लगा कि सोनल अब तो डर जाएगी, लेकिन सोनल ने जोर से कहा, घर तो आपके बाप का भी नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर जमकर बैठी हुई है इतने सालों से। तो जिस तरह से आप आपके पति के साथ ब्याह करके इस घर में आई, मैं भी अपने पति के साथ ब्याह करके ही इस घर में आई हुई हूँ, तो जितना हक आपका है इस घर में उतना ही मेरा भी है। यह घर न मेरे बाप का है और न ही आपके बाप का, यह घर हमारे पतियों के बाप का है। अब ईशा बीच में कूद पड़ी, तो यहाँ पर राशन क्या तेरा बाप देता है जो यहाँ पर जोर दिखा रही है? कौन काम करेगा, कौन क्या खाएगा, ये सब बता रही है। मेरा बाप तो नहीं, लेकिन मेरा और मेरी भाभी का पति जरूर देता है यहाँ राशन। और आप यहाँ मुफ्त की रोटियाँ किसकी वजह से तोड़ रही हैं? क्या आपके बाप के पैसों का राशन यहाँ पर आ रहा है? जी नहीं, इस घर का राशन पानी दोनों भाई लेकर आते हैं, तो हम तो मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रहे, हमारे पतियों की कमाई का खा रहे। बल्कि आप जरूर मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हैं, क्योंकि बेटे के ऊपर माँ की जिम्मेदारी होती है, ना कि शादीशुदा बहन की। समझ में आ रहा है? ईशा तिल मिलाकर बोली, जितना हक तुम्हारे पतियों का इस घर की संपत्ति पर है ना, उतना ही हक मेरा भी है। यह मत भूलो, मैं भी बराबर की हिस्सेदार हूँ। हाँ, हमें पता है। तो जाओ अपना हिस्सा ले लो और अपनी जिम्मेदारी संभालो, हमारे ऊपर बोझ बनकर क्यों बैठी हो? और तुम्हारा हिस्सा माँ बाप की संपत्ति में होगा, ना कि भाइयों की संपत्ति में। इस घर की बिजली, राशन, साबुन, पानी, शैम्पू, दूध, दही, फल, सब्जियाँ, साफ सफाई वाली दाई, नौकर, इनके पैसे, धोबी के पैसे, केबल, ये सब हमारे पति मिलकर देते हैं और उन पैसों पर तुम्हारा तो कोई हक नहीं बनता है।
बल्कि अगर यहाँ रहना है तो उसमें भी तुम्हें हिस्सा देना पड़ेगा। उस खर्चे का भी तीसरा हिस्सा तुम्हें भी देना पड़ेगा अगर तुम यहाँ रहती हो तो। इसलिए अपना हिस्सा लो और अपना इंतजाम करो। मंजू जी ने जब सोनल की बातें सुनी तो उन्हें ऐसे जोर का झटका लगा और समझ में आ गया कि सोनल से उलझ पाना इतना आसान नहीं है। पलक तो इतनी बातें सुनकर चुपचाप अपने रूम की तरफ चली जाया करती थी, पर सोनल तो हर बात का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ईशा भी सोनल की बात सुनकर चुप हो गई। फिर माँ बेटी चुपचाप ही अपने कमरे की तरफ जाने लगी। लेकिन सोनल बोली, अगर नाश्ता चाहिए तो काम करना पड़ेगा, अपना इंतजाम कर लो। यहाँ तो मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ सकती। मैं और भाभी नाश्ता बना रहे, लेकिन उसमें तुम्हारा नाश्ता नहीं होगा। आगे तुम खुद समझदार हो। ईशा के अहम ने उसे किचन में काम करने जाने नहीं दिया। उसने अपने लिए नाश्ता ऑर्डर कर दिया, खाना भी बाहर से ऑर्डर कर लिया। लेकिन ऐसे कितने दिन तक खा सकती थी? 2 दिन तक उसने किया। मंजू जी भी उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि दोनों ही बहुएं उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। 2 दिन के बाद में पलक को लग रहा था कि हम दोनों तो गलत कर रहे हैं बहुत। लेकिन सोनल बोली, गलत को गलत तरीके से सुधारना पड़ता है भाभी, चिंता मत करो। तीसरे दिन ईशा चुपके से रसोई में आ गई, अपने लिए रोटी बनाने गई। लेकिन सोनल ने उसे रोक दिया। बोली, आटा गैस ये सब हमारे पैसों का है, आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अगर घर का खाना खाना है तो खाना बनाने में भी मदद करनी पड़ेगी। और अगर आप सोच रही हैं कि अपने लिए 4 रोटियां बनाकर खा लेंगी और कोई काम नहीं करेंगी तो ये नहीं चलेगा। और हाँ, आज से हमने दाई को भी मना कर दिया है, क्योंकि आपके कमरे की सफाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है और दाई के पैसे हम देते हैं, तो फिर वह बाकी घर की साफ सफाई करेगी। लेकिन आपको अपना कमरा खुद साफ करना पड़ेगा। अपने रूम के वॉशरूम के लिए साबुन शैम्पू भी आप ले आइए, हमने उसका ठेका नहीं ले रखा है। आपके खर्च आप जानिए। ईशा सोनल की बातें सुनकर हक्की बक्की रह गई। वह अवाक हो उसकी तरफ देखती रह गई। समझ गई सोनल को चुप करा पाना उसके भी बस का बात नहीं है। अब ईशा को लग रहा था कि उसने ससुराल छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। उसने जाकर सारी बात माँ को बताई। माँ बोली, अरे कोई बात नहीं, देखते हैं ये सब नाटक कितने दिन तक चलाती हैं। तू चिंता मत कर, कोई ज़रूरत नहीं है कमरे की साफ सफाई करने की। तू मेरे कमरे में शिफ्ट हो जा। तब तक सोनल और पलक वहाँ आ गई थी। बोली, यदि ऐसा किया तो मम्मी, आपके कमरे की साफ सफाई भी हम बंद करवा देंगे। मंजू जी बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं मेरी बेटी का खर्चा नहीं उठा सकती? बिल्कुल उठा सकती हैं, लेकिन एक बार सोच लीजिए, आपकी बेटी का ससुराल जाने का कोई इरादा दिखता नहीं है। उसने अपने ससुराल से बिगाड़ लिया है और आप दोनों कमाई तो करती है नहीं। बैंक में जो पैसे पड़े वही आपके पास है, और उसमें भी आपके अकेले के नहीं है पैसे, आपके दोनों बेटों का भी हिस्सा है, जो कि हम किसी भी कीमत पर लेंगे ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा बराबर का हक बनता है। और अपना हक हम क्यों छोड़ेंगे? और फिर जो हिस्सा आपकी बेटी के लिए बचेगा, देखते हैं उससे आप कितने दिनों तक अपनी बेटी का खर्चा चला लेंगे, क्योंकि बैठकर खाने से तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। फिर आप तो इंसान हो, आगे आप लोग समझदार हो। अपनी सारी जमा पूंजी आप अपने बेटे के ऊपर खर्चा कर देंगे, उसके बाद अपना हाथ खाली कर लीजिए। उसके बाद आपका क्या होगा ये भी आप सोच लीजिए। क्योंकि भले ही बेटा बहू आपके साथ कुछ भी बुरा ना करे, क्योंकि आपके बेटे बहू का स्वभाव आपके जैसा शातिर और बदमाश नहीं है, फिर भी जब अपना हाथ खाली होता है ना, तो मन में एक डर होता है कि यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे पूछना छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। और यह डर कहीं ना कहीं आपके मन में भी रहेगा तब। अभी तो आपके पास बैंक में पैसे पड़े, इसलिए आप हवा में उड़ रही है। बाद में क्या करेंगी सोच लीजिए। बेटी के चक्कर में आप खुद को बर्बाद मत कर लीजिए। मंजू जी को सोनल और पलक की बातों में सच्चाई दिखाई दे रही थी, लेकिन वह उनके आगे इस तरह बात को कबूल नहीं करना चाहती थी। इसके बाद दोपहर के वक्त ईशा अपने वॉशरूम के लिए साबुन शैम्पू वगैरह खरीदने बाजार गई। उसने ऑनलाइन पेमेंट करना चाहा, लेकिन पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि उसकी बैंक में उसके अकाउंट में पैसे खत्म हो चुके थे। इसलिए उसने सोचा कि पति के कार्ड से पेमेंट कर देती हूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि पति ने कार्ड ब्लॉक करवा दिया था। ईशा के पास ज़्यादा कैश नहीं था, इसलिए उसे सामान वहीं छोड़कर आना पड़ा। ईशा को बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। घर आकर वह मंजू जी के गले लगकर रो ही पड़ी।
आज मंजू जी को भी अपनी बेटी के लिए बहुत दुख हो रहा था और अपनी बहू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि सब कुछ कितना अच्छा से चल रहा था। इस सोनल ने आकर पूरे घर में आग लगा दी है। उन्होंने अपने बेटे से भी इस बारे में बात की तो दोनों बेटे बोले, माँ, औरतों के बारे में हम क्या बोले, अभी तक तो कभी बोले नहीं, अब आगे भी हम क्या बोलेंगे, आप लोग देख लो। ये कहकर उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। ईशा को आज अपने ससुराल की बहुत याद आ रही थी। लग रहा था कि क्या महारानी की तरह मैं अपने ससुराल में रहती थी। पूरे ससुराल पर मेरा हुक्म चलता था। मेरी सास भी कितनी भली है, लेकिन मैंने ही कभी उनकी कदर नहीं की, बल्कि उनके ऊपर हाथ उठाने का पाप हो गया है मुझसे। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और अपने पति की भी बहुत याद आ रही थी। ईशा अचानक ही रोते रोते बोली, माँ, मैं मेरे ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। मैं मेरी सास और पति से माफ़ी मांग लूँगी। वो लोग इतने भले हैं कि वे मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे और मुझे वापस अपने घर में रख लेंगे। अब मैं समझ चुकी हूँ कि शादी के बाद बेटी का अपना घर ससुराल ही होता है। वह तो मायके में मेहमान बनकर आए तो उसकी इज्जत होती है। इज्जत तो मुझे मेरे ससुराल में ही मिलेगी, वो मुझे मेरे मायके में नहीं मिल सकती। इसलिए मैं मेरे ससुराल वापस जाना चाहती हूँ माँ, और मैं जा रही हूँ। मैं अपनी सास और पति से माफ़ी मांग लूँगी, मैं उन्हें मना लूँगी। यह कहकर ईशा ने अपना बैग उठाया और अपने ससुराल चली गई। ईशा ने अपने ससुराल पहुंचकर अपने सास और पति से माफ़ी मांग ली, उन्हें मना लिया। वे लोग दिल के भले थे। उन्होंने ईशा को माफ़ भी कर दिया और वापस घर में रख भी लिया। 2 दिनों के बाद में सोनल ने ईशा को फ़ोन किया और बोली, दीदी, आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने आपके साथ कितना बुरा किया। आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए मेरे और पलक दीदी के पास कोई और चारा ही नहीं था। आप खुद सोच कर देखिए, हमारी वजह से आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है ना, और आज आप अपने घर में शान से रह रही है। क्या आप खुश नहीं हैं? कुछ सोचकर ईशा बोली, हाँ सोनल, तुम सही कह रही हो। दीदी, आप हमारी ननद है, आप हक से अपने मायके जब भी चाहें आ सकती हैं। इसके बाद ईशा ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। बोली, माँ, अब तुम दोनों भाभियों से समझौता कर लो। वे दोनों बड़ी अच्छी हैं। उन दोनों ने जो कुछ भी किया है मुझे सही राह दिखाने के लिए किया है। तुम और मैं अच्छे से जानते हैं कि हम दोनों गलत थे। मैं सोनल की वजह से ही मेरे घर में इज्जत की ज़िंदगी जी रही हूँ। देखो माँ, मेरी तो बात समझ में आ गई है, अब तुम भी समझ लो तो अच्छा ही होगा। जैसे जैसे तुम्हारा शरीर थकेगा, तुम्हारी बहुएं तो तुम्हारे काम आएंगी माँ, और उनसे बना कर रखोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। माँ, उम्मीद है मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है। मंजू जी बोली, हाँ ईशा बेटी, मेरी समझ में सब आ रहा है, और अब मैं भी कोशिश करूंगी अपनी बहू के साथ बना कर रखूं, ताकि हमारे घर में भी सुख और शांति रहे और सब खुश रहे। मंजू जी ने फ़ोन रख दिया। फिर सोनल और पलक को आवाज़ लगाई। वे जब आई तो बोली, देखो पलक, मुझे बताए बिना मेरे छोटे बेटे और बहू ने शादी तो कर ली। क्या मेरे कोई अरमान नहीं है? अब शादी तो दोबारा नहीं हो सकती, लेकिन रिसेप्शन तो हो सकता है ना। आखिर मेरे छोटे बेटे की शादी हुई है, मेरी छोटी बहू घर में आई है, तो जश्न मनाना तो बनता है। पलक आश्चर्य से अपनी सासू का चेहरा देख रही थी कि क्या ये वही सास है जो सीधे मुंह बात नहीं करते थी। सास आगे बोली, देखो तुम लोग तैयारी शुरू कर दो, और जल्दी ही हम छोटे बेटे और बहू के बहुत बड़े पैमाने पर रिसेप्शन करेंगे। अभी तक हम बहू के मायके वालों से भी नहीं मिले हैं, सबसे मिलना भी हो जाएगा। आखिर हमारे समधी हैं वो, मिलना तो बनता ही है। और पलक, तुम भी अपने मायके में सबको बता दो कि जल्दी ही तुम्हारे देवर का रिसेप्शन है, ताकि सब लोग तैयारी कर ले। ये बोलकर मंजू जी ने सोनल और पलक को अपने पास बुलाया और उन्हें गले लगा लिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी मोह तोड़। उम्मीद करती हूँ कि कहानी अच्छी लगी होगी, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सोनल का व्यवहार, पलक का व्यवहार, मंजू जी का व्यवहार और ईशा का व्यवहार, साथ ही बेटों का व्यवहार आपको अच्छा लगा, सही था या गलत था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी के बारे में भी अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।